हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो हमारा ताकत भी देख लेंगे, तो हमारा ताकत भी देख लेंगे ना। बोलना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है भाई। इतना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता है, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। महागठबंधन के साथ खड़े पप्पू यादव ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया, बोले आसाराम बापू तो बुढ़ापे में जेल गया, ये बाबा तो जवानी में जेल जाएगा। भाई बाबा ने ऐसा तो कुछ काम कर नहीं दिया अभी कि जिसके लिए वो पप्पू यादव घोषणा करें कि बाबा जेल जाएगा, जिनके ऊपर भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तमाम बड़े मुकदमे आज तक कायम। आरजेडी के नेता धीरेन्द्र शास्त्री को रोकते रह गए और उनकी कथा भी हुई और लाखों श्रद्धालु भी शामिल हुए। इसी सब पर अमिताभ अग्निहोत्री ने बताया कि बिहार की सरकार आखिर क्यों नहीं पसंद करती धीरेन्द्र शास्त्री। देश के तमाम सो कॉल्ड तथा कथित सेकुलर दलों के भीतर इतनी छटपटाहट और बेचैनी क्यों? अब बाबा बागेश्वर ने वहाँ भीड़ के तमाम कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए, तो स्वाभाविक उस पर राजनीति भी होगी। भाजपा वालों ने खुद को बाबा के पीछे खड़ा किया, तो महागठबंधन वालों ने बाबा पर आक्षेपों की झड़ी लगा दी। लालू परिवार से लेकर और पप्पू यादव तक एक पूरी सीरीज, पूरी श्रृंखला। लेकिन इससे बाबा बागेश्वर के आभा मंडल पर फर्क नहीं पड़ा। वो ऐलान कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम बाबा जेल जाएंगे। अब मसला ये कि इस बात की पड़ताल करनी चाहिए हमको, आपको, देश को, कि ये सब लोग बाबा बागेश्वर से खफा क्यों हैं, या उनकी उपस्थिति से असहज क्यों हो जाते हैं, बेचैन क्यों हो जाते हैं। लाख टके का सवाल यही है। मैं बताता हूं इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। बिहार में नीतीश बाबू की सरकार ने करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके 250 से ज्यादा जातियों की नंबरिंग की, उनको कोड दिया। बामन हो तो ये कोड, ठाकुर राजपूत हो तो ये कोड, कोरी हो तो ये कोड, कुर्मी हो तो ये कोड, ऐसे 250 से ज्यादा जातियों की कोडिंग कर डाली। स्वाभाविक इस कोडिंग का के पीछे औपचारिक तौर पर तो ये कहा गया कि ये बेहतर शासन, प्रशासन और समाज के हर वर्ग को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए ये कोडिंग की जा रही है, ये गणना की जा रही है, जाति आधारित गणना, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। बाद में फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट आई। यानी जो बिहार में जो शासक दल है, गठबंधन है, उसकी रुचि और उसकी कोशिश इस बात पर कि बृहत्तर हिंदू समाज जातियों में, छोटी छोटी जातियों में विभक्त रहे, इसलिए उन्होंने लिखा पढ़ी में 250 से ऊपर जातियां बांट दी। ठीक। अब बागेश्वर बाबा ने क्या कर दिया जिससे ये लोग नाराज हो गए? अब वो मूल तत्व तो समझ लीजिए। बागेश्वर धाम सरकार जब पटना आए तो उन्होंने 6 दिनों में 250 से ज्यादा कोड वाली अलग अलग बटी बिखरी छितरी जातियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। है ना हैरानी की बात? जितनी मुश्किल से ये 250 जातियों में समाज को बांटा गया था और उसको एकजुट करके एक साथ खड़ा कर दिया बागेश्वर धाम सरकार ने, तो लड़ाई तो होनी है ना।
बागेश्वर धाम सरकार से नाराजगी भी होनी है फिर तो राजनीतिक लोगों की, जो लोग उस काम में लगे हैं। मूल नाराजगी की वजह ये है क्योंकि बाबा की कथा सुनने, बाबा के दर्शन के लिए जो लाखों लाख लोग सड़क पर उतरे, उसमें ये सारी 250 जातियां जिनकी नीतीश सरकार ने कोडिंग की है वो सब थीं। ऐसा नहीं कि कोई 1 जात 2 जात 5 जात 10 जात के लोग थे, नहीं। हालांकि इसको रंग देने की कोशिश हुई कि बाबा अपर कास्ट के बाबा हैं, लेकिन जब भीड़ उमड़ी तो अगड़ा पिछड़ा, दलित, महादलित, अति दलित, अति पिछड़ा, सब सीमा, सब वर्गीकरण ध्वस्तीभूत हो गई। और बाबा ने कहा क्या? कोई लड़ाई झगड़े की बात तो की नहीं, इतने तो कहा कि अपने घर पे एक झंडा सनातन का भी लगाओ और माथे पर तिलक लगाओ। अब ये तो कोई गैर संवैधानिक बात नहीं कही, कोई गैर कानूनी बात नहीं कही, और ना ये कोई लड़ाई झगड़े की बात कही। अरे जब छोटी छोटी पार्टियों के झंडे लग सकते हैं घरों पर, झोपड़ियों पर, तो सनातन का झंडा लग जाएगा तो क्या समस्या है? लगते हैं ना हर पार्टी का झंडा, सनातन का भी लग जाए और माथे पर तिलक लग जाए तो उससे कोई कानून व्यवस्था की स्थिति तो पैदा नहीं हो जाएगी। सिर्फ 2 ही बात है। कल जैसे जब वो चले हैं एयरपोर्ट से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वापसी में, तो पटना एयरपोर्ट में सारे प्रोटोकॉल टूट गए, सारा अनुशासन भंग हो गया, हजारों लोग रनवे पर भागने लगे सिर्फ उनकी झलक पाने के लिए। ठीक है, अनुशासन की दृष्टि से गलत है, शासन को वो और वहां तैनात एजेंसियों को वहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखनी चाहिए थी, लेकिन आप इसके पीछे का मनोभाव तो समझिए। ये हजारों लोग उनकी झलक पाना क्यों चाहते हैं? और यहीं से सेकुलर फ्रंट को बाबा से उलझन है, नफरत है, नाराजगी है। अभी तो 6 दिन बिता के गए हैं बाबा, और मेरी जानकारी ये कह रही है कि शायद अगस्त में बागेश्वर धाम बाबा फिर आएंगे बिहार, और इस बार डेरा डालेंगे गया में। गया हिंदू धर्मशास्त्र के में जिसका एक विशेष महत्व है जिस स्थान का, और पितरों की मुक्ति और मोक्ष के लिए वो सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सिद्ध पीठ, वहाँ डेरा डालेंगे बाबा बागेश्वर। जिस हिंदू समाज को 250 से ज़्यादा जातियों में सरकार ने बांटा, उसको 6 दिन के लिए ही सही एक कर गए बागेश्वर धाम सरकार। ये बड़ी बात है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना प्रवास के दौरान उनका जादू बिहार वासियों के सिर चढ़कर बोला। पटना के तातेर पाली मठ में हनुमंत कथा के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि उन्हें बिहार के लोग भा गए हैं और जल्द ही वो वापस इस धरती पर आएंगे। सितंबर में पितृ पक्ष के दौरान गया में बागेश्वर बाबा की कथा होगी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी धर्मेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम कराने की तैयारी चल रही है। सितंबर के महीने में बागेश्वर बाबा धर्म नगरी गया में दरबार सजाएंगे। इसका कार्यक्रम फाइनल हो गया है। 27 सितंबर को गया में धर्मेंद्र शास्त्री की कथा का आयोजन तय माना जा रहा है। इस दौरान दिव्य दरबार भी लगेगा, जिसमें बागेश्वर बाबा भक्तों की भीड़ में से किसी को भी उठाकर उसके नाम का पर्चा पढ़े। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी बागेश्वर बाबा की कथा कराने की प्लानिंग चल रही है। हाल ही में पटना प्रवास के दौरान उनकी टीम ने मुजफ्फरपुर का दौरा किया था। टीम ने 2 दिन पहले पताही एयरपोर्ट और दरभंगा रोड पर जगह का निरीक्षण किया था। जगह फाइनल होने के बाद बागेश्वर बाबा का आयोजन की तारीख भी तय कर ली जाएगी। दरअसल बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। ऐसे में आयोजकों को पंडाल, पार्किंग, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करनी पड़ती है। हाल ही में पटना में हुई हनुमंत कथा के दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बागेश्वर बाबा के दरबार में पहुंचे थे। पहले इस कार्यक्रम को पटना के गांधी मैदान में रखा गया था, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से इसे तरेत पाली मठ में इसे शिफ्ट कर दिया गया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।